हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द आनंद एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक पार्ट 1। पहले क्या होता था, क्लास 9 में 4 टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने इन सभी टॉपिक्स को, सभी सब डिविजन्स को कंबाइन करके पर्टिकुलरली उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक्स उन लोगों ने प्रिंट कर दी हैं। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 1, दैट इज पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में हम बस यही सीखेंगे कि किस तरह सोशल साइंस के अंदर जो डिफरेंट हम ये कह सकते हैं टॉपिक्स होते हैं, आप ये कह सकते हैं ब्रांचेस होती हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें हमें पढ़ना क्या होता है। बस हम इसमें यही सीखेंगे कि सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और अगर हम लोग पढ़ते भी हैं तो क्या इसका कोई इफेक्ट एनवायरनमेंट पे होता है, क्या हमारी कोई सोसाइटी पे इसका इफेक्ट होता है, तो इसे पढ़ना क्यों जरूरी है वो हम इसमें सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ लर्निंग का पोर्शन नहीं है, ओनली आपको लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का चैप्टर है कि चीजें कैसे होती हैं, किस तरह वेरियस ब्रांचेस जो होती हैं हिस्ट्री की वो वर्क करती हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ ना तो लर्न करना है, ना ही इसको इतना ज्यादा डीप में पढ़ना है। ओनली ये बेसिक चैप्टर है, एज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो आपको ये बता रहा है कि इस टेक्स्ट बुक में हमें आगे क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 क्लास 9 सोशल साइंस। चैप्टर नंबर 1 ऑफ सोशल साइंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना होगा? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस एक्चुअल वे में होती क्या है, इसके अंदर कितने डिविजन्स होते हैं, ये हमारे सोसाइटी के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स इस सोशल साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। In grade 6 to 8, we have explored social science through stories of people, places and events. हमने क्लास 6 से लेके 8 क्लास तक हमने पढ़ा कि किस तरह सोशल साइंस हमें बताता है लोगों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में, और जो डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में सोशल साइंस हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है। As you enter grade 9, it is time to pause and understand what social science truly means and why it matters. तो सोशल साइंस हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, आज हम इस चैप्टर के थ्रू ये कंफर्म करने वाले हैं। आगे देखिए, ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं और हम डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे अपने दूसरे अलग अलग कामों को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, हम लोग मार्केट जाते हैं तो अलग अलग गुड्स खरीद कर लाते हैं। तो कैसे ये मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। Our lives are shaped by the environment, the institutions that govern us, the economic activities that meet our needs, and the traditions and ideas passed down through generations. तो हम पढ़ते हैं हमारी जो लाइफ है वो कैसे शेप्ड हुई है, कि हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे हम मान लो कि कोई एक पर्सन है, वो बिलोंग करता है राजस्थान स्टेट से, तो वहां पे कैसा होता है, डेजर्ट्स, तो वहां पे वेजिटेशन भी उस हिसाब से होगी। तो जिस हिसाब से वेजिटेशन होगी उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस होंगे। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ एनवायरनमेंट है, कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें गवर्न करते हैं, और किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं
जिससे हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे ट्रेडिशंस, जो हम आइडियल्स और ट्रेडिशंस जो हम अपने जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल साइंस में। Understanding these connections is the foundation of social science, which seeks to understand their intricate patterns and influences. तो जब हम सोशल साइंस में अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस कनेक्शंस को, तो हमें पता चलता है कि किस तरह ये सभी के सभी हमारे जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर, ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं विद आवर डेली लाइफ्स, and helps to understand the intricate patterns and influences. Intricate का मीनिंग होता है complex patterns. Complex way में किस तरीके से हम लोग आपस में interconnected है, just like a web. In simple words, social science is the systematic study of human society. It not only tells us what happened or where things are, but also explains why events occur, how people live together, how environments influence life, how governments function, how economies operate, and how the past and the present together shape the world. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से हमारी जो पास्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रेजेंट को एज वेल एज हमारे फ्यूचर को। ये बताता है कि किस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, किस तरह हम लोगों में धीरे धीरे कल्चर, ट्रेडिशन को किस तरह हमने डेवलप किया और किस तरह आज भी हम उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी उन्हीं के ऊपर फॉलो अप करें। हम देखेंगे while subjects like physics, chemistry and biology study the natural world, social science focuses on society, institutions, cultures and human interactions. जैसे कि हमें पता है साइंस के अंदर हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, जैसे कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो उसके पीछे का क्या वर्किंग सिस्टम है, वो सभी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बना है। What are the things which make up our environment? For example, various atoms, molecules, compounds, chemicals, उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन द सेम वे जैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं इन साइंस, सेम वे हम सोशल साइंस में फोकस करेंगे सोसाइटी पर, इंस्टीट्यूशंस पर, कल्चर पर और ह्यूमन इंटरैक्शंस किस तरह जो सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। It helps to understand not only what happens in our social world, but also why it happens and how different aspects of life are interconnected. हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से सोशल साइंस हमें हेल्प करता है चीजों को समझने में, नॉट ओनली कि वो चीजें हुई कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि पहले बहुत सारे वार्स हुए इंडिया में, तो वो वॉर हुए कैसे, कौन कौन लोग उन वॉर्स के अंदर शामिल थे, कौन कौन सी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल वर्ल्ड के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेरियोस को लेकर चलते हैं। सेम वे हम देख रहे हैं कि हुआ क्यों, कोई भी हम लेके चले कोई भी बात कि ये वाला वॉर हुआ क्यों था, तो उसका आंसर हमें सिर्फ कहां से मिल सकता है, बाय स्टडीइंग सोशल साइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो क्या एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सोशल साइंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है? क्या सोशल साइंस हमारे लिए इतनी जरूरी है कि हमें एज अ सब्जेक्ट इसे पढ़ना पड़ रहा है? आइए देखते हैं। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ। आप अपने एक दिन के बारे में सोचें। यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ड विद मटेरियल्स सोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आप देखते हैं कि हम जो भी घर में रहते हैं, मतलब कि जिस भी घर में हम लोग रहते हैं, तो वो जो घर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को यूज करके बना है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट हो गया, ब्रिक्स, है ना। तो हम लोग ये जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज में लेते हैं, क्या वो एक ही रीजन से आता है? क्या वो
उसी स्टेट में या उसी लोकेलिटी में या रीजन में जहां हम रह रहे हैं, सिर्फ वहीं से हम वो बिल्डिंग मटेरियल लेते हैं, या फिर ये सब इंटरकनेक्टेड है कि हम उसको हो सकता है कि किसी और स्टेट से लेकर आ रहे हैं। तो हम वही पढ़ेंगे। द फूड यू ईट में कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं, क्या सारी क्रॉप्स, क्या सारी वेजिटेशन एक ही जगह पर अवेलेबल है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि हम बात करें क्वास ग्रेन्स की, वो कहाँ उगती है? एक ऐसे सॉइल में जो कि थोड़ा सा सैंडी सॉइल हो। बात करें हम राजस्थान और थोड़े हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज में। जबकि हम बात करें व्हीट और हम बात करते हैं अगर पैडी की, तो वो ग्रो होते हैं पंजाब, हरियाणा, एमपी, इन स्टेट्स में। तो कैसे जो भी हम फूड डेली हमारे बैलेंस डाइट में लेते हैं, कैसे वो अलग अलग जगहों से आते हैं। बिफोर इट रीचेज योर प्लेट, इट हैज बीन हार्वेस्टेड, प्रोसेस्ड, ट्रांसपोर्टेड, बॉट एंड सोल्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेनी पीपल। जो भी हम खाना खाते हैं, पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उन ग्रेन्स की पहले हार्वेस्टिंग होती है, फिर उनको जाके प्रोसेस किया जाता है, फिर विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशंस वो जो हमारे पास ग्रेन्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स है, कोर इंग्रेडिएंट्स जो हमारे फूड के हैं, वो अलग अलग जगहों से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद वो लोकल मार्केट्स में जो है सेल के लिए वो आ जाते हैं। उसके बाद वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग जाकर, जो लोकल पीपल हैं वहां कर, वो मार्केट से जाकर उसको खरीदते हैं और फिर जाके हम उसको प्रोसेस करके एज अ फूड इनटेक करते हैं। You travel on roads planned and maintained by public authorities. हम लोग जिन भी रोड्स पे ट्रैवल करते हैं, है ना, सपोज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग ट्रैवल जब करेंगे तो जो रोड्स हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, वो सबको कौन मेंटेन कर रहा है ना? आर वी गोइंग टू मेंटेन देम? नो ना। तो ये सब कौन लोग उनको मेंटेनेंस के लिए, काम के लिए लोग लगे हुए हैं? कौन लोग हैं जो उसका इंचार्ज करते हैं, है ना? कौन लोग हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी जगह पे, कौन सी स्ट्रीट या कौन से रोड में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है? हम वो भी इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यू स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो हमारा स्कूल है, क्या वो उसे रन करने के लिए हमें किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी या किसी रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि स्कूल को रन करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशनल मिनिस्ट्री से हमें गाइडलाइंस मिलती है ना? एज अ सीबीएसई स्टूडेंट हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। The electricity that you use is generated at distant power stations and delivered through a vast and complex network. जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज लेते हैं हमारे वेरियस टाइप ऑफ अप्लायंसेस को रन करने के लिए, क्या वो हमें अपने आप अवेलेबल हो जाती है थ्रू लोकल स्ट्रीट्स, या फिर हम सोचें कि आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक पोल हो, वहां से डायरेक्ट आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी? क्या ऐसा है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है बहुत बड़े बड़े पावर जनरेटर्स में, और फिर वो हम तक पहुंचती है, और उसके लिए भी एक वास्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ते हैं। आने वाले लेसन्स में हम उसे कवर करेंगे। Even the simplest daily activities rely on system of governance, economic production, social cooperation and the natural environment. यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज भी हैं वो गवर्न की जा रही हैं बाय अ गवर्निंग बॉडी, मे बी बाय एन इंस्टीट्यूट, मे बी इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। हो सकता है वो कुछ लोगों के कोऑपरेशन से हमारे तक पहुंच रही हो, या फिर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी हमारी चीजें हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, तो उनके थ्रू उसका भी इन्फ्लुएंस होता हो। आगे हम देखेंगे। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। आसपास के सराउंडिंग्स की ओर हमें देखना है। Why do some people live in crowded cities while others live in scattered villages? ऐसा क्यों होता है कि एक सिटी जो कि ओवर क्राउडेड है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और दूसरी तरफ हम एक देखें कि एक विलेज जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग प्रेफर करते हैं
क्राउडेड सिटीज में रहना इंस्टेड ऑफ एक ऐसा विलेज जो कि ओवर क्राउडेड नहीं है। द सिंपल रीजन इज मे बी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, मे बी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, मे बी वहां के लोकल मार्केट्स के अंदर सारी चीजें लोगों को अवेलेबल नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना हो। और द मेन या इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लेकर चले तो हम कह सकते हैं शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। Why do different communities speak different languages and follow different traditions? In India is a vast and a diverse country we know, है ना। तो इसके अंदर सभी लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, सभी अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, या फिर हम बोले नॉर्मल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके कुछ ना कुछ अपने डायलेक्ट्स हैं जिनमें वो बात करते हैं। तो हमें ये पढ़ना है सोशल साइंस में कि किस तरह जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल अलग अलग लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं और अलग अलग सभी के ट्रेडिशंस होते हैं, हम उनकी भी इसी में बात करेंगे। Why do some regions depend on farming while others focus on industry और trade? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगहों पर लोगों का मेन फोकस होता है सिर्फ फार्मिंग को लेकर, है ना। लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहते हैं फार्मिंग पर। हमने देखा है कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे फार्मिंग बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि 60 to 70% लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग होती है, जबकि कुछ ऐसी सिटीज या ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे फार्मिंग बहुत कम की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? हम इस चैप्टर के अंदर आने वाले समय में किस तरह हमको कोप अप करना है वेरियस लाइफ एस्पेक्ट्स को, वो हम इसमें जानेंगे। How do governments make decisions that affect millions of people? As a part of a democratic country, हमें पता है कि हम लोग जो भी स्टेप लेते हैं या जो भी सिटी या रीजन में हम रहते हैं उनके लिए एक कोई रूलिंग बॉडी होती है जो उस पर रूल करती है, वो ले डाउन करती है वेरियस टाइप ऑफ लॉज, है ना, या प्रिंसिपल्स जिसपे एक सिटीजन का हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय इट, है ना। तो ये कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज है, ऐसा कौन है सुप्रीम पावर जो डिसाइड करता है कि एक कंट्री के अंदर कौन से लॉज जो हैं वो फॉलो होने चाहिए और कौन से लॉज नहीं। तो हम इस सोशल साइंस के थ्रू ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज फंक्शन करती है। Why are certain regions more prone to floods? कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि बाढ़, फ्लड जो हम कहते हैं, बार बार आती ही रहती है, जबकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर फ्लड यूजुअली नहीं आते। तो क्या रीजन है कि एक जगह जहां पे फ्लड रिकरेंट होते हैं, समय समय पर थोड़े थोड़े सालों के बाद फ्लड वहां पर आते जाते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जब फ्लड्स नहीं आते? उसका आंसर हमें सोशल साइंस को पढ़कर ही आ सकेगा। आगे देखिए, Why does agriculture flourish in some regions but not in others? तो अब बात करें एग्रीकल्चर की, फार्मिंग की, तो क्यों ऐसा होता है कि फार्मिंग जो है एक ही जगह पे एक्सपैंड होती है, फ्लरिश होती है, जबकि दूसरे रीजन में फार्मिंग का नामो निशान ही नहीं? तो इसका क्या रीजन है? क्या हम बोले कि क्या रीजंस हैं, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इन्फ्लुएंस होकर हम देखते हैं कि किस तरह एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो डिपेंड करता है या फिर इन्फ्लुएंस होता है। आगे देखें, questions like these show that society does not function by chance. It is shaped by history, geography, institutions, resources and human choices. हमें पता है कि अगर हम बात करें सोसाइटी की, क्या वो अपने आप फंक्शन कर लेती है? क्या किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए किसी भी लॉ अबाइडिंग बॉडी की जरूरत नहीं है ना? हम ये देखेंगे कि क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से हमारी सोसाइटी को शेप किया है, मोल्ड किया है ना? Social science helps us explore such questions and seek answers through careful observation, evidence and logical reasoning.
तो जो हमारी न्यू एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि किस तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रन करते हैं, है ना। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि हमने हिस्ट्री की डेट्स लर्न कर ली, हमने बस ज्योग्राफी में ये लर्न कर लिया कि कौन सी रिवर कहाँ पर है, कौन सी जगह पर क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है, कौन सी जगह क्लाइमेट ज्यादा हम ये कह सकते हैं कोल्ड या एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो हमें एक दिया गया है एनालाइज करने के लिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए। Observe your surroundings and identify a change that has taken place in your locality over the past 5 years. आप देखिए कि जहां पर भी आप रहते हैं, जिस भी लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हैं, एज ए स्टूडेंट आप ऑब्जर्व कीजिए कि जिस जगह आप अभी रह रहे हैं और आप जब छोटे थे, पास्ट 5 years बैक, आप देखिए कि क्या उस जगह पे एनवायरमेंट जो है वो एज इट इज है, आपके सराउंडिंग्स जैसा पहले था ऐसा ही अब है, या आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और द एनवायरमेंट। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भी लोकेलिटी या रीजन में आप रहते हैं, वहां पे हो सकता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग कुछ सेटअप हो गई हो सकता है कि उस जगह पर अच्छे रोड्स बन गए हो, अच्छे ब्रिजेस बन गए हो, रूरल एरिया से उस रीजन की जहां पर आप रहते हैं अच्छी कनेक्टिविटी आ गई हो, है ना। तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हमारी सोसाइटी जैसे पास्ट में थी, क्या अभी भी प्रेजेंट में वैसी है, या कुछ हमें डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स व्हाट वाज सिचुएशन अर्लियर। सो ये टास्क आप सभी के लिए है। आपको देखना है कि क्या आपकी लोकेलिटी में कोई चेंज आया है या फिर वो एज इट इज है। व्हाट हैज चेंज्ड, अगर कोई चेंज आपकी सोसाइटी में आपको देखने को मिला तो ऐसा कौन सा चेंज है जो आपने नोटिस किया, आपको उसके बारे में जो है डिस्कस करना है। व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज, और अगर कोई चेंज आपकी सोसाइटी में आपको देखने को मिला है तो वो चेंज आने के लिए क्या रीजन रहा होगा, है ना। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उस चेंज को आने के लिए मजबूर कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइव्स, और किस तरह उस चेंज ने लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट किया है, हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड प्रेजेंट इट इन क्लास। तो इट इज अ टास्क फॉर यू, आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करनी है इन सभी सिनेरियोस को अपने माइंड में रखते हुए, और आपको अपनी क्लास में से प्रेजेंट करना है। इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग की पावर एनहांस होगी। Your daily experiences and the changes you observe around you reveal how social science builds connections among people, places and systems. तो हमारे जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह ये जो नॉर्मल चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं या होते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी हमें बोल सकते हैं रूलिंग पार्टी, या किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी चेंज हमारी सोसाइटी में हो रहा है तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे या क्या आ चुके हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यही रिवील करता है कि किस तरह सोशल साइंस कनेक्शंस बिल्डअप करता है अमंग पीपल, प्लेसेस एंड सिस्टम्स। Simple observation like these help you see society as one connected story rather than a collection of separate pieces. तो ये जो हमारी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमारे लिए हमें लगता है कि एट आवर लेवल कि ये छोटे छोटे चेंजेस ही तो हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन these small small changes make a big difference, है ना। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता चलता है कि किस तरह हमारी लाइफ इंटरकनेक्टेड है विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस, कि हमें
समय के साथ साथ या ट्रेडिशन के साथ साथ किस तरह हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज आए, है ना, हमें उसे समझना होगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सोसाइटी हैज नॉट ऑलवेज बीन एज इट इज टुडे। क्या हमारी सोसाइटी आज से कुछ साल पहले जैसी थी, क्या वो वैसी की वैसी है आज भी, या फिर उसमें कोई चेंज आया है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट हैज चेंज्ड ग्रेटली। इफ वी लुक एट आवर पास्ट, हमें पता चलेगा कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, कि ये जो हमारी सोशल साइंस है, ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर हम चेंजेस देख रहे हैं, वो किस तरह सोशल साइंस को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले जो चेंजेस हुए वो ही तो हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड है, और आज जो हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या बन जाएगी, एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। हम वही देख रहे हैं। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेड directly on nature for survival, and with time people learn to grow crops, domesticate animals, build settlements, develop tools, exchange goods and organize system of governance। हमें पता चला कि अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज क्या करते थे। जैसे हम उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें जब ह्यूमन सिविलाइज नहीं हुआ था, तो उस वक्त क्या हम लोग जैसे आज रह रहे हैं पहले भी ऐसे रहते थे? नहीं ना। पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हुआ था जब, तो ना तो हमें पता था कि हमें कौन सा फूड जो है इनटेक करना है, किस तरीके से रहना है, क्या हमारा शेल्टर होगा। ह्यूमन बीइंग अनअवेयर था इन सभी चीजों से। जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो हमें ये पता चला कि ह्यूमन ने क्या किया, अपना ब्रेन को बहुत ज्यादा डेवलप किया। धीरे धीरे जो इंसान है वो सीखा कि नेचर पे कैसे डिपेंड रहना है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए, किस तरह से इंसान डिपेंड हुआ ऑन द नेचर। एंड विद टाइम, और समय के साथ साथ कैसे इंसान सीख गया कि किस तरीके से क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, किस तरह से एग्रीकल्चर होगी। और अब हम प्रेजेंट डे में देखें तो जो एग्रीकल्चर के पहले टूल्स थे जब ह्यूमन में सिविलाइजेशन आई ही थी, और हम प्रेजेंट डे की बात करें तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अर्लियर टाइम में हम जब बात करें तो हमारे पास स्टोन टूल्स थे एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन आज हम बात करें तो इंसान के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, काफी ज्यादा डेवलप्ड हम ये कह सकते हैं मशीनरी है एग्रीकल्चर के लिए। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस तब में और अब में आया है। ह्यूमन हैज लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल, कि किस तरह इंसान ने सीख लिया कि पशुपालन कैसे करना है, किस तरह उसको एनिमल्स को रखना है ताकि वो दूसरी अपनी जरूरतों के लिए उस पर डिपेंड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हम डिपेंड होते हैं बफेलोज पे, काउस पे फॉर मिल्क, है ना, शीप पे हम डिपेंड होते हैं फॉर वूल। तो ये सब चीजें टाइम के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स ने सीखी। बिल्ड सेटलमेंट्स, डेवलप टूल्स, एक्सचेंज गुड्स एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और धीरे धीरे इंसान को समझ आया कि किस तरह गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, किस तरह मार्केट्स बनती हैं, और किस तरह इंसान ये सीख गया कि गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चलता है। उसे ये समझ आया कि नॉर्मल लिविंग से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कि सादा जीवन व्यतीत करने से उसको कुछ नहीं मिलेगा। इंसान को समझ आया कि एक प्रॉपर लॉ, एक प्रॉपर अथॉरिटी उस इंसान के ऊपर होनी चाहिए जो उसे टाइम टू टाइम ये रियलाइज कराती रहे कि वो सही है या फिर उसने कुछ गलत किया है। तो उस चीज के लिए भी हमारे पास एक अथॉरिटी या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। आगे देखते हैं। विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स एंड टाउन्स ग्रू इनटू सिटीज। टाइम के साथ साथ क्या हुआ है, हम देखते हैं हमारे आसपास कि जो छोटे छोटे विलेजेस थे उन्होंने भी काफी ज्यादा तरक्की कर ली है ना। बहुत ज्यादा उसके अंदर भी इंस्टीट्यूट्स या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आई है ओवर द टाइम। और धीरे धीरे जो टाउन्स हैं वो किस में बदलते जा रहे हैं, सिटीज में। New ideas, inventions and cultural exchanges gradually transformed ways of life। तो टाइम के साथ साथ नए नए जो इंसान में विचार आए, ह्यूमन बीइंग्स में जो नए न्यू आइडियाज आए, इन्वेंशंस जो हमने ह्यूमन बीइंग्स ने की, और जो कल्चरल एक्सचेंजेस मीन्स
द ट्रांसफर ऑफ कल्चर फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। एक दूसरे को सीख कर, एक दूसरे को देखकर लोगों ने सीखा कि किस तरह हमें एज अ सोसाइटी, एज अ वन कम्युनिटी रहना है। और इसी ने ग्रेजुअली मीन समय के साथ साथ ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारी लाइफ को। कि दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस। जैसे कि हमने देखा, जब चैप्टर शुरू हुआ तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें पूछा गया है कि किस तरह रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, किस तरह अर्बन एरियाज जो हैं वो और ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में जा रहे हैं, किस तरह इंसान जो है वो सिविलाइज हुआ, ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन किस तरह हुआ, किस तरह जो हमारे हाउसेस जिससे बिल्ड हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल है अलग अलग रीजन से आता है या हमें लोकल मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो भी रहा है, तो किस तरह से वो हमें मिल पा रहा है। या फिर हम देखें जो भी हम डेली फूड को इनटेक करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, किस तरह वो हमारे लोकल मार्केट्स में सेल के लिए एज अ गुड प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हमारे अंदर एक स्पिरिट डेवलप हुई है ऑफ इंक्वायरी, और इसी के डीप रूट्स हैं इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस में, कि इसी की जड़ें बहुत डीप हैं और ये हमें बताती हैं कि किस तरह इंडिया का ट्रेडिशन है, किस तरह इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, किस तरह इंडिया के अंदर इतनी सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे अगर ये क्वेश्चंस ही डेवलप नहीं होंगे तो शायद हम इंडिया को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए जितनी उसके अंदर डाइवर्स चीजें हैं। तो यही चीज हम ये इसमें पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। पहले के समय में जो लोग होते थे वो किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी, आप भी कह सकते हो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल वो देखते थे अपनी सोसाइटी में, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करते थे। वो लोग सोचते थे कि अगर ये वाली कोई भी चीज है ये हुई कैसे, या फिर ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर हम इसके अंदर ऐसे डेवलपमेंटल टूल्स यूज में लें, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज में लें, तो क्या ये हो सकेगा। तो धीरे धीरे ही लोगों की सोच से ही तो डेवलपमेंट आई। तो इन्हीं डेवलपमेंट के जो हम आज देख रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, ओनली ऑफ द डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग जो उन लोगों ने उस वक्त की। मान लो कि उनको किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो थिंकर्स क्या करते थे, जाकर कंट्री साइड में इधर उधर लोगों से बात करते थे, पता करते थे कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और फिर जाकर आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड पॉन्डरिंग ओवर द टॉपिक वो एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते थे। फिर जो क्वेश्चंस वो लोगों से पूछते थे या फिर उनको लोगों से सुनने को मिलते थे, उससे वो डीप सेंस डेवलप करते थे इंडिया को एक्सप्लोर करने में, और लॉजिकल रीजनिंग भी उसी के वजह से डेवलप हो पाया। आगे देखिए, नॉलेज वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। ये नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो किस तरह से आया, वो एक्सप्लोर किया गया है, लोगों को देखकर, अपनी सराउंडिंग्स को, पर्टिकुलरली कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके, दूसरी चीज रिफ्लेक्ट करके, वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की हैं या फिर किसी से इंस्पिरेशन ली है उसको अपने रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट अपॉन करने के बाद ही आज जो हम सोसाइटी देख रहे हैं वो बिल्डअप हो पाई है। और डायलॉग्स, जो लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उन्हीं के थ्रू ही तो आज हमारे पास जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या इलेक्शन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इसी वजह से बन पाया। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूतास। ये पंच महाभूतास क्या है? पंच महाभूतास बेसिकली वो चीज है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बना है। सारे अबायोटिक फैक्टर्स जो, या फिर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का हम ये कह सकते हैं इंटर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आज हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, देखिए हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है इधर, देखिए पंच महाभूतास, द आइडिया ऑफ पंच महाभूतास, 5 ग्रेट एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है 5 बड़े बड़े एलिमेंट्स, विशाल हम कह सकते हैं,
वो कहाँ से आए? Comes from Indian philosophical traditions and explains the world as composed of 5 fundamental elements. ये थ्योरी या फिर हम ये कह सकते हैं एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है इंडियंस का। वो ये कहता है कि हमारा जो भी एनवायरनमेंट है या पूरा जो सराउंडिंग है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम पढ़ते हैं, आपने पहले नाम सुना होगा पंच तत्व, ये वही है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। अर्थ जिसके संस्कृत में हम कहते हैं पृथ्वी, संस्कृत और हिंदी में हम इसे कहते हैं पृथ्वी। वाटर, अपह संस्कृत में कहते हैं। फायर, अग्नि। एयर, वायु। एंड स्पेस, आकाश। ये सभी के सभी फंडामेंटल एलिमेंट्स हमें एक फिलोसॉफिकल अप्रोच से इंडिया के थ्रू मिले कि कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेडिशंस, ऐसा लोगों को लगता था कि हम जो लोग हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। और उनका ये मानना है कि यही 5 तत्वों में जब एक इंसान, जब हम ये कह सकते हैं व्हेन अ पर्सन डाइज, तो वो पर्सन जो है वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, यानी कि उन्हीं में एट द एंड वो मिल जाएगा। ये थ्योरी है जो कि बहुत ही ज्यादा डीपली रूटेड है इंडिया की हिस्ट्री से। स्कॉलर्स कौन होते हैं? स्कॉलर्स वो लोग होते हैं जो डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो किसी भी टॉपिक को या किसी भी बात को बहुत डीपली लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझते हैं। तो स्कॉलर्स यूज्ड दिस आइडिया टू एक्सप्लेन नेचुरल प्रोसेसेस, द ह्यूमन बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट। तो स्कॉलर्स ने भी, जो हम साइंस में आपने कभी पढ़ा होगा बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। तो बेसिकली वो एनवायरनमेंट है क्या? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के हम ये कह सकते हैं इंटर रिलेशनशिप से ही तो एनवायरनमेंट बना, है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि स्कॉलर्स ने ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं पंचतत्व की, इनको यूज करके ही उन्होंने बताया रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट, कि किस तरह ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। While expressed in philosophical terms, it represents an early attempt to understand nature as an interconnected system. इसका क्या मतलब है कि जब हम इसे फिलोसफिकल वे में अगर सोच कर देखें कि पंच तत्व की, या फिर हम बोल सकते हैं पंच महाभूतास की क्या थ्योरी है, ये हमें ये बताती है कि एक फिलोसफिकल टर्म में अगर हम इसको सोचें, हम ये कह सकते हैं कि ये एक अर्ली अटेम्प्ट था ह्यूमन बीइंग का, या फिर हम कह सकते हैं जो डीप थिंकर्स थे उनका, कि ये समझाने के लिए कि किस तरह नेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, किस तरह एज लिविंग कंपोनेंट्स हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, विंड, हम ये कह सकते हैं एयर से, वाटर से, है ना, किस तरह से हम लोग इंटर रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह हम लोग कनेक्टेड हैं। आगे देखेंगे क्या दिया गया है। For example, the concept of Panch Mahabhutas describe the natural world as an interconnected system in which human life is embedded. ये पंच महाभूतास ये समझाता है कि किस तरह ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में रहता है, किस तरह वो उसके अंदर रिसाइड करता है, और किस तरह ह्यूमन लाइफ उसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड है मीन्स जड़ी हुई है, या फिर धसी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड वे में एक वेब के अंदर किस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स उलझे हुए हैं इन सब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट की। आगे देखिए, इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ द एनवायरनमेंट influences settlement patterns, occupations, architecture, food habits and health practices, an idea that remains relevant as societies respond to environmental changes. ये बताता है कि किस तरह environmental changes ने influence किया लोगों को, किस तरह environmental factors ने अपना influence डाला किसी भी एक एरिया के, हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस या टोपोग्राफी किस तरह इफेक्ट करती है एक जगह पर सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम सोचें कि किस तरह वेरियस सेटलमेंट पैटर्न्स अफेक्ट हुए, किस तरह लोग माइग्रेट करके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ आए, हो सकता है वहां पर सेटलमेंट उनको अच्छा लगा हो, तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है कि किस तरह वो ऑक्यूपेशन को भी इफेक्ट करता है।
है ना, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, किस तरह ऑक्यूपेशन को इफेक्ट करता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। अब आप सोचिए एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा रीजन जहां पर क्लाइमेट सूटेबल है फॉर द ग्रोइंग ऑफ सीरियल्स या पल्सेस, तो उस जगह पर मेनली क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। अब एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चरल लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप भी होगा, ताकि उस जो कल्टीवेटेड जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उसका प्रोसेसिंग हो सके। और प्रोसेसिंग होने के बाद वहां पर जरूर कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं जिसको हम पढ़ते थे पहले, याद है आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कि क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग क्या पढ़ते होते हैं कि किस तरह उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी। थर्ड हम पढ़ते हैं टर्शियरी एक्टिविटी, जो एक इंटरलिंक है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी उस जगह पे स्ट्रांग होगा जिस जगह पे ऑक्यूपेशन ज्यादा है, उससे भी लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी लोगों को ऑक्यूपेशन मिले। दूसरी चीज हम देखते हैं आर्किटेक्चर भी उस जगह का अच्छा होगा अगर वहां पे ऑक्यूपेशन है, वहां पे बेटर सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज है। फूड हैबिट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, है ना। हम देखते हैं कि जिन जगहों पर राइस का कल्टीवेशन ज्यादा है, राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो प्रेफर क्या करते हैं लोग, राइस को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हीट, है ना। और ऐसी जगह जहां पर कोआर्स ग्रेन उगते हैं एज इन राजस्थान, तो लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं, कोआर्स ग्रेन, बाजरा, मिलेट्स एंड ऑल। तो किस तरह फूड हैबिट भी इन्फ्लुएंस होती है ड्यू टू द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। आगे देखिए, हेल्थ प्रैक्टिसेस भी उसी से इन्फ्लुएंस की जाती हैं। एन आइडिया दैट रिमेन्स रेलेवेंट एज सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि सोसाइटीज जो हैं, जो हम लोग हैं एज अ ह्यूमन सोसाइटी, हम लोग कितने ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द एनवायरमेंटल चेंजेस। आगे देखिए, सिमिलरली द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम मीनिंग द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमें एक फ्रेज या हम कह सकते हैं एक संस्कृत की लाइन है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका क्या मतलब है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वी एज अ पर्सन, वी एज अ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, हम लोग एज अ वर्ल्ड एक प्रॉपर हम लोग एक फैमिली है। किस तरह हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, expresses the interconnectedness of human societies across regions and cultures, कि किस तरह लोगों, जो भी लोग हैं उनके कल्चर, है ना, उनके लिविंग हैबिटेट्स किस तरह इंटरकनेक्टेड है इन द सोसाइटी, हम वो पढ़ते हैं। दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज एट द कोर ऑफ व्हाट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडीज ग्लोबल इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप। तो जब हम इंटरडिपेंडेंस को पढ़ना सीख जाते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह सोशल साइंस कहीं ना कहीं सीक्स मीन्स टू सर्च टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडीज ग्लोबल इंटरैक्शन, और यही सोशल साइंस कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है डिफरेंट कंट्रीज को इंटरकनेक्ट करके स्टडी करने के लिए। आगे देखें, अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस इन इंडिया आल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अर्ली रिफ्लेक्शंस मीन हम पढ़ रहे थे कि थिंकर्स के पास क्या होते थे, वो यूजुअली क्या करते थे, क्वेश्चंस लेते थे, थिंक करते थे, रिसर्च करते थे और लोगों से इंस्पायर होकर रिफ्लेक्शंस अपने अंदर इनकलकेट करते थे। तो वही रिफ्लेक्शंस के थ्रू लोगों को आइडिया आया अबाउट द गवर्नेंस इन इंडिया, किस तरह अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, और वो अथॉरिटी वर्क करनी चाहिए, एज फंक्शन करनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, not only a particular region but for the whole country as a family। किस तरह वो अथॉरिटी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उनके लिए भी किस तरह सोशल साइंस डिपेंडेंट है हम लोगों पर, वो हम पढ़ रहे हैं। आगे देखें, the Arthashastra attributed to Kautilya composed
about 2300 years ago examined administration, economic management, taxation and duties of rulers towards their people. हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह हम लोग अलग वेरियस एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं इस चैप्टर में सोशल साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह हमारे लिए एसएसटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है अर्थशास्त्र का, जो कि लिखा है कौटिल्य ने। उन्होंने ये कंपोज किया था, ये जो राइटिंग है वो उन्होंने 2300 इयर्स अगो लिखी। उसमें उन्होंने लिखा अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरह किसी भी रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि किस तरह वो संचालन होता था, किस तरह गवर्नमेंट बॉडीज वर्क करती थी, किस तरह लोग जो हैं उस गवर्नमेंट सिस्टम में डिसाइड करते थे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की इकोनॉमी किस तरह एक कंट्री की इफेक्ट होती है बाय द पीपल। टैक्सेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स देयर पीपल, और किस तरह 2300 इयर्स अगो टैक्सेशन हुआ करता था, यानी कि किस तरह लोगों को रेवेन्यू पे करने पड़ते थे ऑन द लैंड्स, किस तरह टैक्सेशन का सिस्टम होता था एक कंट्री में, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो हमें कह रहे हैं कि अगर ये हमको अलग अलग चीजें मिल रही हैं लिखी हुई या रिटन डॉक्यूमेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि किसी की एक बुक है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, हमें इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम लोग ग्रास्प कर पा रहे हैं कि किस तरह जो चीजें हैं वर्क करती थी 2300 इयर्स अगो। तो यही हमें पढ़ना है सोशल साइंस में कि किस तरह सोशल साइंस हमें अवेयर करती है हमारे एनवायरमेंट से। आगे दे रखा है एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड्स देयर पीपल, और किस तरह उस वक्त जो किंग होते थे, जो रूलर होते थे, वो क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती थी टुवर्ड्स द पीपल, और क्या लोगों की ड्यूटी होती थी टुवर्ड्स द अथॉरिटी या फिर रूलर, वो उसके अंदर रिटन है। आगे देखिए, सच वर्क शो दैट सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट गवर्नेंस and the economy existed long before modern academic disciplines developed। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि किस तरह इस पे लिखा है कि सच वर्क्स शो दैट, सच वर्क्स मीन सच राइटिंग्स, है ना, जैसे कि इन्होंने लिखा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिस्टमैटिक थिंकिंग, हमें ये पता चलती है कि किस तरह उस वक्त भी लोग कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक वे में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम लोग भी किसी प्रॉपर गवर्नमेंट रूल के अंडर में काम कर सकते हैं। क्या उस वक्त भी वो लोग ये सोच रहे थे कि किस तरह अपनी कंट्री की, अपनी रीजन की इकोनॉमी को इनहेंस करें। और हमें इन सब चीजों को पढ़ के ये पता चलता है कि किस तरह गवर्नमेंट सिस्टम, इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी आज से 2300 साल पहले भी, है ना कि सिर्फ हम लोग आज देखते हैं कि गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस, हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि किस तरह इलेक्शंस होते हैं, किस तरह गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट अपनी पार्टी स्टैब्लिश होती है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो डेवलप हुए थे, मतलब आज जो हम लोग जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं एज अ पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जैसे फंक्शन कर रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट, तो कैसे उस वक्त भी गवर्नमेंट सिस्टम होता था। These traditions demonstrate that the effort to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history। तो हमें अब ये पता चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह ये जो भी एफर्ट्स उस वक्त लोगों ने किए, स्कॉलर्स ने, थिंकर्स ने, है ना, बहुत सारे ग्रेट पीपल उस वक्त हुए जिन्होंने एफर्ट किए कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में। उन्होंने डीपली या फिर आप कह सकते हो प्रिसाइजली उन्होंने ऑब्जर्व किया एनवायरनमेंट को। उन्होंने रीजनिंग की उस चीज पे कि अगर ये गवर्नमेंट सिस्टम ऐसे रन हो रहा है तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं पीपल को, और अगर ऐसा चलता रहेगा तो क्या हमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं, यानी कि वो रीजनिंग उसके अंदर कहीं ना कहीं है। आगे देखिए, एंड रिफ्लेक्शन हैज लॉन्ग हिस्ट्री, और ये जो रिफ्लेक्शंस यानी कि जो हमने इंस्पिरेशंस जो हमने रिफ्लेक्ट अपॉन की हैं फ्रॉम द पास्ट टाइम्स, उसकी बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है जो हम आगे सोशल साइंस में पढ़ेंगे। तो हमें देख रहे हैं कि किस तरह सोशल साइंस जो है हमें एक डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहा है फ्रॉम द पास्ट एंसेस्टर्स,
कि कैसे उस वक्त चीजें चलती थी, किस तरह उस वक्त गवर्नमेंट सिस्टम, किस तरह उस वक्त के टैक्सेशन सिस्टम, किस तरह उस वक्त की इकोनॉमी कंस्ट्रक्ट होती थी। तो हमें उस वक्त की पास्ट की हिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो कहीं ना कहीं मोल्ड हो रहा है उसी से, और हमारा फ्यूचर भी उसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट डे रिफ्लेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को भी डेवलप्ड, या फिर हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली, या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग कैसे इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं, आज के रिफ्लेक्शंस भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वर्क करेंगे। आगे देखिए, these traditions demonstrate that the effort to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history. Modern social science continues this legacy using new tools and methods to study how societies function and change over time. तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न सोशल साइंस। हम पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न सोशल साइंस क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स, क्या क्या ऐसे सिनेरियोस को ऑब्जर्व करता है, किस तरह वो नए नए मॉडर्न हम कह सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स या टूल्स को डेवलप कर रहा है, ये समझाने के लिए कि जो सोसाइटी का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, किस तरह सोसाइटी फंक्शन करती है और किस तरह कोई भी सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है। तो इन सभी चीजों की स्टडी के लिए हमें मॉडर्न सोशल साइंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, to understand the present we must trace this long journey of continuity and change and explore how societies evolved। यानी कि हमें प्रेजेंट में इस सोशल साइंस को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें उस पास्ट की लॉन्ग जर्नी पे जो कि कॉन्टिन्यूअस है ना, हिस्ट्री विल कीप ऑन क्रिएटिंग, है ना। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि एंड हो जाएगा, वॉट एवर आई एम सेइंग टुडे विल बिकम अ हिस्ट्री वन डे, है ना। तो हम यही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री तो कभी खत्म नहीं होगी, तो हमें ये सेंस ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो डेवलप्ड रखनी है अपने अंदर, टू चेंज एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटी इवॉल्व, कि किस तरह सोसाइटी चेंज हुई, किस तरह सोसाइटीज के अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स का, अलग अलग हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट्स का या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, वो लोग किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर चेंज आया, वो हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, हाउ इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड एंड हाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म्ड, किस तरह से धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, किस तरह इंडिया में या फिर हम बात करें ओवर द वर्ल्ड किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आया, किस तरह रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरमेंट ट्रांसपोर्ट। जो हमने पहले पढ़ा था बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं हमारे एनवायरमेंट के, किस तरह वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी देती है बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरमेंट। Hence, social scientists observe people's life, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different times and places। तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो डीप आप ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन रखते हैं या फिर स्टडी करते हैं अबाउट द सोसाइटी, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली आप ये कह सकते हैं प्रिसाइजली एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कंडक्ट इंटरव्यूज एंड सर्वेज, वो रेगुलर बेसिस पे आप ये कह सकते हैं इंटरव्यूज कंडक्ट करते रहते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लोगों को चेंज को चाहिए सोसाइटी में या नहीं, क्या अगर वो जो आप ये कह सकते हैं जो पहले से कोई भी सोसाइटी के ऊपर कोई रूल चल रहा हो या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट सिस्टम है, क्या उन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग कंटिन्यूअस हम ये कह सकते हैं इंटरव्यूज लेते रहते हैं, अपने आइडियाज उसके अंदर रिफ्लेक्ट अपॉन करते रहते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन रखते हैं। उसी की वजह से आज हम सोशल साइंस को पढ़ पा रहे हैं। एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, और वो पुराने जो हमें कह सकते हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में है, वेरियस वॉर्स के बारे में है, तो वो लोग उनकी भी डीप स्टडी करते हैं। एंड कंपेयर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, और टाइम टू टाइम वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि जो प्रेजेंट डे हम लोग जिसमें आज जी रहे हैं वो और जो पास्ट टाइम था
उसमें और आज में क्या डिफरेंस आया है, उन जगहों में क्या डिफरेंस आया है, जिन जगहों पे हम रहते हैं आज, वो जगह क्या आज से कुछ साल पहले भी ऐसी थी। तो वो लोग इस पे डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, आप ये कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं। आगे देखिए, बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस दे डेवलप एक्सप्लेनेशंस दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। डिफरेंट सोर्सेस से वो लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और डेवलप करते हैं एक्सप्लेनेशंस, खुद के एक्सप्लेनेशंस उसी के थ्रू देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में आया उन्होंने कह दिया कि ये ऐसा होता है, नहीं, वो उसके ऊपर डीप सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं और पहले के सोर्सेस से अच्छे से स्टडी करते हैं। उसके बाद ही वो एविडेंस के थ्रू, प्रूवन रिजल्ट्स के थ्रू कोई भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं सोसाइटी की। This way, social science explains both what endures and what changes. तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह सोशल साइंस जो है हमें समझाती है what endures. Endures means जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, what is existing और what changes, कि और क्या एग्जिस्ट अभी कर रही है चीज और क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये हम किसके थ्रू पढ़ पाते हैं, सोशल साइंस के थ्रू। आगे देखिए, showing how the past shapes the present. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शो करता है कि किस तरह जो पास्ट है वो एंड्योर करता है, व्हाट चेंजेस आर देयर इन द प्रेजेंट। कि पास्ट कहीं ना कहीं हमें बताता है कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनका इन्फ्लुएंस पास्ट एक्टिविटीज के थ्रू प्रेजेंट पे आ रहा है। एंड टुडेज एक्शंस विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। और आज जो हमारे एक्शंस हैं कहीं ना कहीं वो किसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, फ्यूचर पे, है ना। हमने अभी इसमें दो टॉपिक्स क्लियर करे, एक तो सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, दूसरा हमने देखा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। तो हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक्स कवर किए। आने वाले लेक्चर्स में हम इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक द वीडियो and don't forget to subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।